स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी में। इस वीडियो के माध्यम से हम अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को जानेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहां से करेंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं वहां से ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले एक बात और बता दूं कि जो हमारा डेली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है वहां पे सारे इमेज के माध्यम से बताया जाता है प्रश्न, और वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते हैं जितने भी प्रश्न बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप हमारा जो डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं तो उसी का यह निचोड़ है। यहाँ आपको ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है ताकि आप उस वीडियो को जो याद किए हैं वहाँ यहाँ आपको उसे बनाने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि आपने अगर अभी तक याद किया है तो आपने कितना याद है। तो इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार के समूह में नियुक्त किया गया था? यह किन्हें नियुक्त किया गया है? आप सबसे पहले ऑप्शन को देखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो बताए गए हैं और जो इसके आंसर है उसके याद करने का प्रयास करिए। अगर आपका आंसर सही होता है तो ठीक है, अगर अन्यथा की स्थिति में प्रश्न अगर आपका गलत हो जाता है तो आप एक पेन पेपर लेकर बैठिए, उसे वहाँ पे लिख लीजिएगा। ये आप ही की सहूलियत के लिए ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रघुराम राजन। जो रघुराम राजन जी हैं, अभी इनके बारे में तो आप पता होगा कि ये वर्तमान में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। जो इन्हें है इस कोरोना समूह के वायरस महामारी के कारण दुनिया के सामने आने वाले चुनौतियों के बारे में नीतिगत मुद्दों एवं प्रतिक्रियाओं पर दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए इन्हें चुना गया है। इन्हें अपने सलाह के लिए वहाँ पे कुल 12 व्यक्ति हैं, जिसमें 11 अन्य हैं और एक उसमें जो हमारे हैं यही रघुराम राजन जी। तो इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि नियर बाई स्पॉट किस तकनीकी फर्म की एक पहल है जो आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी देती है? तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल। जो गूगल है वह हाल ही में यह जो इसका ऐप है उसे लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो गूगल का एक ऐप है गूगल पे। तो इसका नाम आपको याद रखना है यहाँ से, गूगल पे का। यह जो सुविधा अभी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हम कर सकते हैं, बेंगलुरु से स्टार्ट हुआ है और बाद में अन्य राज्यों में इसे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कि जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है। यह स्थान किस राज्य में है? तो चलिए बताइए, भोगापुरम कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो इसका आपका सही जो आंसर है वो होगा आंध्र प्रदेश। इसके अंतर्गत कहा गया है कि यह परियोजना 40 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रख रखाव के लिए है। जीएमआर एयरपोर्ट इससे पहले दिल्ली और हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास कर चुकी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा जो स्थापित किए गए? संगरोध से आप परिचित होंगे, यानी कि क्वारंटाइन में वहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है? अगर कहीं पे कोई लोगों का क्वारंटाइन किया गया है तो उन्हें अलग रखा जाता है। तो उसी प्रकार जानवरों में जो कोविड-19 है वो ना फैल जाए, इसलिए जानवरों को क्वारंटाइन किया गया है, संगरोध किया गया है। तो ऐसा कौन सा पार्क में किया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया। यह पार्क के बारे में याद रखिएगा कि यह जो उद्यान है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में देखा गया था कि न्यूयॉर्क के, जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ पे ब्रॉन्ज चिड़ियाघर था। वहाँ पे एक जो बाघिन थी वह क्या, तो इससे कोविड-19 से पॉजिटिव पाई गई थी। उसी के ध्यान में रखते हुए भारत में भी ऐसा प्रयास किया गया। अगले प्रश्न की ओर यहाँ बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ? तो चलिए, इसका प्रश्न मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप नंबर आपको नहीं याद करना अगर डेली पढ़ते होंगे तो इसका चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर नई दिल्ली होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर है ने श्री चित्रा त्रिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी डिटेल बताया गया है। को कोविड-19 उपचार की प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी है। यह संस्था किस राज्य में है? ऑप्शन देखिए, आप उसका राज्य याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह काफ़ी बार बताया गया था। तो यह है केरला।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे जान लीजिए कि यह जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है। कौन सा? तो यही आप जो देख रहे थे SCTIMST जो कि केरला में है। यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का उत्पादक देश कौन सा है जो इस दवा का 70% उत्पादन करता है? तो बताइए, ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे आपका जो भारत है वह 70% इसका क्या करता है? उत्पादन है। और ये जो दवा है किस प्रकार की दवा है? तो यह जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या मलेरिया की दवा है। और इसे तो हमेशा के लिए नहीं लेकिन कुछ समय के लिए जो कोविड-19 के जितने भी पीड़ित हैं, मरीज हैं, उसे उनके वहाँ पे राहत दिया जा रहा है। तो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कई देशों को यह दवा काफ़ी कम लागत में उपलब्ध कराया है। इसके अलावा अन्य कई बड़े देशों को जो भारत निर्यात करता है उसके अंतर्गत दिया है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि हाल ही में एप्पल ने किस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने की साझेदारी की है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और या गूगल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गूगल। यह सरकारों और स्वास्थ्य एजेंसियों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करेगी। यह प्रणाली ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करेगी। यह उन लोगों की पहचान करेगी जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पे कहा गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में फंसे विदेशी व्यक्तियों की मदद के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया। स्ट्रैंडेड के बारे में जैसा कि आपको बताया गया था कि स्ट्रैंडेड का मतलब ही हुआ कहीं फंसा हुआ। जो जितने भी लोग थे अभी आए हैं इंडिया में, जो तत्काल क्या हुआ है तो सारे फ्लाइट हैं वे बंद हो गया है, तो विदेशी लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो उन्हीं के लिए एक पोर्टल जारी किया गया था। कौन सा पोर्टल? तो स्ट्रैंडेड इन इंडिया। तो यह पोर्टल किसके द्वारा, कौन सी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। 10वां है कि द्वितीय असाधारण G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई? तो ऐसा भारत, जापान, सऊदी अरब या पाकिस्तान। तो ऐसा सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई। यह जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। टेली मतलब समझ सकते हैं जैसे टेलीविज़न, टेली मीन्स दूर होता है, टेलीविज़न अर्थात दूर की चीज़ को देखना। दूर में कहीं प्रसारित कोई चीज़ हुई है उसे हम टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं, तो उससे हो गया टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अर्थात हम दूर बैठे व्यक्ति से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात किया गया। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो यह टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। यह वर्चुअल बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजारों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा की गई। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध किया है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देखिए तो किसके द्वारा किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा। इसके ग्राहकों को अपने कॉन्टैक्ट में ICICI जो बैंक में जो नंबर दिया हुआ है सत्यापन के लिए, जिस पे आपका मैसेज आता है बैंक के ट्रांजैक्शन का, तो उस बैंक पे क्या हो जाएगा? तो इसको जोड़ा जाएगा और व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं में ग्राहकों को उसके बचत खाते की शेष राशि, अंतिम लेन देन यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड की सीमा जांच करने एवं क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड और ब्लॉक एवं अनब्लॉक संबंधी कार्ड के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऐसा IMF के द्वारा या विश्व बैंक, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्वी एशिया और प्रशांत में कोरोना वायरस के कारण लगभग 11 मिलियन लोग गरीब से प्रभावित हो सकते हैं, गरीबी से। अगला प्रश्न है कि लॉकडाउन के बीच डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस सेलिब्रिटी ने यहाँ पे शामिल हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे किन को शामिल किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। जनहित में शुरू किए गए अभियान के माध्यम से नेफ्ट, IMPS, UPI,
पीएस जैसे कई डिजिटल भुगतान विकल्पों पर प्रकाश डाला जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न में कहा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा किया है। तो आपको याद रखना है, जो ऑपरेशन शील्ड है इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा। शील्ड का चलिए यहाँ पे मतलब जान लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ से एस का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। तो एस फॉर सीलिंग, एच किसके लिए स्टैंड करता है, तो एच स्टैंड फॉर होम क्वारंटाइन, आई फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, फिर ई जो है एसेंशियल सप्लाई के लिए है, एल लोकल सैनिटेशन और डोर टू डोर चेक्स के लिए ऐसा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिवासी बनने के लिए न्यूनतम समय सीमा 15 वर्ष का निवास, या तो आप वहाँ पहले से 15 वर्ष से निवास कर रहे हैं तो आप वहाँ के जो क्या है तो अधिवासी बन सकते हैं। इसके अलावा आप इस यहाँ 7 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वह 10th का हो या इंटरमीडिएट का ही क्यों ना हो, वहाँ के छात्रों यानी कि 10th या इंटरमीडिएट का, लेकिन उससे पहले आप अगर वहाँ 7 साल से अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ की आपको आदिवासी समझा जाएगा। तो ऐसा जम्मू और कश्मीर में कहा गया है। अगला प्रश्न है एनआईए जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है हमारे, उसके बारे में कहा गया है कि एनआईए किस देश में स्थित गुरुद्वारा पर हुए आतंकवादी हमलों के अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रही है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो ऐसा कौन कर रहा है, अफगानिस्तान। 25 मार्च 2020 को कुछ बंदूकधारियों ने काबुल के एक गुरुद्वारे में प्रवेश किया और गोलीबारी की, जिससे 27 श्रद्धालु मारे गए और अन्य कई घायल हो गए थे। कोविड-19 के लिए भारत में पहली स्वदेशी परीक्षण किट पैथोडिटेक्स, तो पैथोडिटेक्स का नाम आपको याद रखना है। जो पैथोडिटेक्ट है उसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो इसे पुणे से लॉन्च किया गया। पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी की अनुसंधान और विकास टीम ने इसे 6 सप्ताह के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। आमतौर पर इस तरह के परीक्षण किट विकसित करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो काफ़ी कम समय में किया जाता है। तो पैथो क्या, तो यहाँ पे देखिए पैथोडिटेक्ट आपको पुणे इससे रिलेट करके याद रखना है। पुणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए किसे नामित किया गया है, तो यहाँ पे देखिए जो बिडेन को नामित किया गया। जो ट्रंप है वह कौन से पार्टी से हैं, तो वे ट्रंप जो आपको हो गया रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अमेरिका के में 2 तरह की पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन है दूसरा डेमोक्रेटिव है। तो डेमोक्रेटिव में जो अभी आए हैं जो बिडेन, जो ट्रंप हैं किस पार्टी से हैं, तो ये आपको याद रखना है रिपब्लिकन से। इससे पहले जो ओबामा थे वे डेमोक्रेटिव पार्टी से थे। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि इनके बारे में थोड़ा विश्लेषण जान लीजिए। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना है। जो अभी ये जो बिडेन उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं ये पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तो जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मौजूदा अंशकालिक अध्यक्ष बीपी शर्मा के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए 2016 में बैंक बोर्ड्स ब्यूरो का गठन किया गया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो है उसका फॉर्मेशन यानी कि गठन कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जिसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया है को किस शहर में आयोजित किया जाना था, तो ये देखिए ऑप्शन देखिए, आप इसे बताने का प्रयास करिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे ग्लासगो, जो कि ग्लासगो कहाँ है आपका, तो यह इंग्लैंड में है, तो इसे यहीं आयोजित की जाने की बात की जा रही थी 2020 में, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया 2021 में इसका आयोजन होगा। इससे पहले देखिए मैड्रिड में हुआ था कॉप का सम्मेलन, यह कब हुआ था, तो अभी 2020 है तो यहाँ
19 में हुआ था। इससे ठीक पहले आ जाइए कोटोविस, तो कोटोविस कहाँ है? पोलैंड में। तो यहाँ कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था? ये 26वां, ये 25वां, ये 24वां और 23वां शिखर सम्मेलन था जो जलवायु परिवर्तन का 23वां, वह वॉन जर्मनी में हुआ था। तो ये सारे आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है, यानी कि ये क्रमबद्ध रूप से दिया हुआ है 23, 24, 25 और 26। तो 26वां कहाँ होने वाला था? ग्लासगो में। यह सम्मेलन इसी साल 2020 में होने वाली थी, जैसा आपको बताया गया। यह कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। 21 नंबर में कहा गया कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ई-नैम जो है, आप इसे याद रखिएगा, ई-नैम प्लेटफॉर्म के नए फीचर लॉन्च किए हैं। तो आपको बताना है कि जो ई-नैम है उसे कब लॉन्च किया गया था। तो ई-नैम को 2016 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि ई-नैम प्लेटफॉर्म को भारत में 14 अप्रैल 2016 को एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 मंडियों को ई-नैम पोर्टल पर एकीकृत किया गया था। तो 2016 वाली तिथि आपको याद रखना है। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया कि भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गीता राम जी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े हुए थे? टेनिस खिलाड़ी थे, अर्थशास्त्री या वायरोलॉजिस्ट यानी कि विषाणु विज्ञानी, या इनमें से कोई नहीं? तो वे वायरोलॉजिस्ट थे। गीता राम जी एक अनुभवी विषाणु विज्ञानी और HIV रोकथाम पर शोध करता थी। जैसा कि देख रहे हैं HIV भी किससे होता है? तो वायरस से होता है। तो उसी पर यह शोध कर रही थी। उन्होंने यूरोपियन डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप का आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड भी जीत चुके हैं ये पहले। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के हेतु समाधान खोजने के लिए किस मंत्रालय ने हैक द क्राइसिस इंडिया नामक हैकथॉन लॉन्च किया गया था? ऐसा किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इस हैकाथॉन का आयोजन हैक ए कॉज इंडिया ऑफ फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पुणे द्वारा किया जा रहा है। इस हैकाथॉन में 48 घंटे में 2000 से अधिक टीमें को 15,000 प्रतिभागियां भाग लेंगे। 24वां में कहा गया है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन, जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, ने सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रतिष्ठित $1.5 मिलियन, काफ़ी बड़ी रकम है, की इनामी राशि वाला स्कॉल पुरस्कार जीता है? तो ऐसा किसने जीता? ऑप्शन ए देख सकते हैं, अरमान। यह जो NGO है किस प्रकार के NGO है? भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में यह योगदान करती है। जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं एवं शिशु हैं 5 वर्ष तक, तो उनके पालन पोषण का कार्य करता है यह NGO। तो यह काफ़ी अभी देख रहे हैं यह जो NGO है उन 5 संगठनों में शामिल है जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। वह 5 बड़ों में है। यह एशिया एवं अफ्रीका में चुने जाने वाला एक मात्र NGO है। तो सोच लीजिए, आपको इसका नाम याद रखना है, जो अरमान NGO है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाएं भेजा है? तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत अभी मालदीव को क्या किया है? तो भारत ने आवश्यक दवाएं भेजा है, तो ऑपरेशन संजीवनी। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया कितनी दवा भेजा गया था? तो 6.2 टन। अन्य देशों को 55 अन्य देशों को भी दवा भेजा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले अग्रिम, जो फ्रंटियर हैं, जो हमारे लिए डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, पुलिसमैन हैं, जितने हमारे लिए लड़ रहे हैं, मीडिया कर्मी हैं जो सड़क पे अभी खड़े हुए हैं, उनके लिए श्रमिकों की क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण नाम से एक पोर्टल जारी किया है। तो यह किसके द्वारा जारी किया गया? यानी कि जो आई गॉट जो एक पोर्टल है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आई गॉट का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। फिर से आई गॉट अर्थात इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सारे डिटेल अभी बताया गया। 27वां नंबर में कहा गया कि कांग, लियन और चेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के शुभंकर हैं? तो यह किसका शुभंकर है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खेलो इंडिया, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल यानी कि एशियन गेम। तो यह जो है एशियन गेम का शुभंकर है, मैस्कॉट है। इसके बारे में देखिए कि इससे पहले
यह जो 2022 में होने वाला यह खेल, यह कहाँ होगा, तो चीन के झांगझोऊ प्रांत में हुआ होगा। इसका शुभांकर अभी ही रिलीज कर दिया गया। तो शुभांकर को एक बार फिर से देख लीजिए, आपको याद रखना है कांग, लियान लियन और चेन चेन। इससे पहले आपको याद होगा कि 2018 में कहाँ हुआ था एशियन गेम्स, तो ये आपका जो जकार्ता है इंडोनेशिया का वहाँ पे, और पेलमबर्ग, दो जगह में हुआ था इंडोनेशिया के दो शहर में। तो उस समय जो मैस्कोट रखा गया था, जो शुभंकर रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो वो शुभंकर था भीन भीन, अतुंग और काका। तो ये आपको यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेटा, जो पेटा है पशुओं के अधिकार की बात करती है, अपना पशु के चमड़े से बने हुए कोई चीज़ अगर पेटा के उल्लंघन करता है ना, आप चमड़े से बने कोई वस्तु पहन सकते हैं, जैसे बेल्ट हो गया, जूता हो गया, लेदर हो गया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं किसी जानवर की जान गंवाई जाती है। तो पेटा इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम याद रखिएगा। तो पेटा ने किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से अभी नवाजा है, तो ऐसा उड़ीसा के मुख्यमंत्री को नवाजा है। तो उनका नाम आपको पता होगा कौन है, नवीन पटनायक। अब आपको पेटा का फुल फॉर्म याद रखना है कि पेटा का फुल फॉर्म क्या है, तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे कहा गया कि इन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा के सभी नगर निकायों में जानवरों को खिलाने के लिए राहत कोष में 54 लाख रुपया आवंटित करने के लिए उनके उनकी सहानुभूति है, उसीलिए उन्हें यह चुना गया है। 29 नंबर में कहा गया है कि भारत सरकार ने हाल ही में कामराज पोर्ट लिमिटेड में अपनी 66.67% हिस्सेदारी लगभग 2383 करोड़ रुपये में बेची है। तो यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, कोलकाता, गुजरात या केरल। तो यह बंदरगाह तमिलनाडु में है। अगर आपको बंदरगाहों से रिलेटेड और जानना है तो मेरा एक वीडियो भूगोल में बनाया गया, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। यह जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को बेची गई है, जैसा कि अभी जान रहे हैं, जो सरकार है वह बी निवेश यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट पर कार्य कर रही है। जितने भी प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रही है, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उसको, तो यहाँ पे आप विनिवेश को इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। विनिवेश का मतलब आप ऐसे समझना है, मान लीजिए कोई सरकार की कोई पूंजी है जिसमें सरकार ने 100 रुपये लगाए हुए है, कोई कंपनी है, तो सरकार उसका विनिवेश कैसे करेगी, मान लीजिए उसके 49% शेयर उसको क्या किया, कोई अन्य प्राइवेट कंपनी को बेच दिया या कुछ और प्रतिशत, तो इसमें क्या हुआ, उसमें जो भागीदारी हुआ कुछ प्राइवेट कंपनी का भी हो गया, तो इसीलिए यह क्या कहा जाएगा, विनिवेश कहा जाएगा। तो आप इसे यहाँ से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहा गया कि एरोबियोसिस इनोवेशन जिसने जीवन लाइट नामक एक सस्ता और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया है, तो कौन सा, जीवन लाइट, किसके द्वारा, तो एरोबियोसिस इनोवेशन किस संस्थान ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, तो यह किसके द्वारा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा है। जीवन लाइट के बारे में और जानिए, तो जीवन लाइट एक किफ़ायती और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर के बारे में तो आपको डेली न्यूज़ वाला में बताएगा डिटेल में। यह पोर्टेबल डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है, इसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। इस वेंटिलेटर को एक बैटरी भी संचालित किया जा सकता है, यानी कि इससे एक बैटरी से भी संचालित किया जा सकता है, यानी कि अगर बिजली ना रहे तो उस समय भी यह सक्षम है अपने कार्य को करने में। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि किस संगठन के अनुसंधान केंद्र ने पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर नामक पूर्ण शारीरिक कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा, DRDO के द्वारा। तो यहाँ पे आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो 32वां नंबर में कहा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस निजी फर्म के साथ मिलकर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए फेस शील्ड विकसित किया है, तो ऐसा किसने किया, विप्रो, रिलायंस, इन्फोसिस या टाटा। फेस शील्ड है जो आगे फेस की तरफ लग जाता है और जिससे कोविड-19 के जितने भी अगर ड्रॉपलेट्स हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति अगर छींकता उगता है तो उससे बचा जा सकता है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो विप्रो के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यह जो फुल फेस, इसके बारे में डिटेल लिखा गया है।
यह जो फुल फेस शील्ड हेल्थ केयर कर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण को सीधे अनुबंधित करने से बचाएगा। डीआरडीओ ने अग्रिम पंक्ति की स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बायो सूट भी विकसित किया था और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए मास्क, फुल बॉडी सूट और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का फुल फॉर्म आपको याद रखना, यह काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है। तो पीपीई क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो व्यक्ति क्या होता है उसे पूरा पहन लेता है वो। तो जितने भी डॉक्टर हैं, सुरक्षा कर्मी हैं जहाँ खड़ा है, तो इनसे काफ़ी उन्हें इससे राहत मिलता है। कोरोना जो कोविड-19 के वायरस है उस संक्रमण से खतरा उनका बच जाता है। तो पीपीई आपको याद रखना है। 33 नंबर में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट ने कितने वर्षों तक एमपी लैट्स यानी कि सांसद एमपी लैट के बारे में आप जानते होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अगर आप इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे तो हमारे जो इंडिविजुअल स्टडी का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक मिलेगा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, तो उसमें एमपी लैट्स के नाम से ही पूरा एक बताया गया, काफ़ी डिटेल्ड बताया गया है। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो कितने साल के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया? तो इसे 2 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। तो वहीं पे आप देख लीजिएगा इसका डिटेल। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत थोड़ा एक बात जान लीजिए कि जितने भी सांसद हैं, एक अध्यादेश के माध्यम से उनके वेतन में कितनी प्रतिशत की कटौती की गई थी? तो 30% की कटौती की गई थी। इसके अलावा अन्य कई भी जो हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, फिर इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल, बहुत सारे अन्य राज्यों के विधायक ने भी 30% जो वेतन है उनका 1 साल के लिए उसमें कमी की है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो यह आरोग्य सेतु ऐप है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन विकसित किया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जब कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह ऐप उस व्यक्ति को क्या करेगा? सचेत करेगा, मैसेज के माध्यम से या ब्लूटूथ एवं अन्य 2 जो तरीके हैं उससे भी इसे चलाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण का उपचार के लिए पात्र होंगे? तो ऐसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है? तो टीम 11 आपको याद रखना है, ऐसा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है टीम 11 का। इसके अंतर्गत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नौकर साहब के नेतृत्व में कितने भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नेतृत्व में अंतर विभागीय समितियां शामिल है। इन समितियों का गठन राज्य में वायरस के बहुपार्श्व प्रभावों की जांच करने एवं पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और बेरोजगार श्रमिकों की सहायता के सुझाव देने के लिए ऐसा किया गया है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि भारतीय उद्योग जो निकाय है नैस्कॉम, कौन सा? तो नैस्कॉम का नाम आपको याद रखना है, नैस्कॉम। तो नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ऑप्शन देखिए, तो किन्हें नियुक्त किया गया? प्रवीण राव को। नेक्स्ट है यहाँ पे कि केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम सेवा शुरू किया है? तो ऐसा किसके साथ किया गया? ऑप्शन देखिए, तो ऐसा तमिलनाडु के द्वारा किया गया। तमिलनाडु सरकार और आईआईटी मद्रास, तो आईआईटी मद्रास और तमिलनाडु सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु IVRS नामक एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पहल शुरू की है। यह सेवा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि जिन्हें फ़ोन नहीं चलाना आता है नियमित रूप से, जो स्मार्टफोन है, तो उनके लिए यह लाया गया है। इसके द्वारा इन लोगों को कोविड-19 से निपटने में सहायता की जाएगी। अगला यहाँ पे कहा गया है कि भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल को मनाएगी, यानी कि जो उनके राजनयिक डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो उसके 70 साल हो गए हैं। तो यह भारत और चाइना के 70 साल हो गए। आप देख सकते हैं कि भारत और चाइना
के जो सीमा संबंधी विवाद के लेकर काफ़ी खबरों में मिला था, फिर भी काफ़ी इन दोनों के बीच जो ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा ये है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि भारत एशिया का पहला गैर साम्यवादी देश था पूरे एशिया का जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था। वह कौन था? तो भारत ही था। उसके बाद ही अन्य देश ने भारत के क्या कह सकते हैं कि जैसा कि भारत को देखने पर अन्य देश भी उससे संबंध बनाए। नेक्स्ट है कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी HLL, तो जो HLL है लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित तीव्र एंटीबॉडी निदान किट, तो आपको याद रखना है कौन सा किट, निदान किट का ब्रांड नाम क्या है? तो निदान किट का जो ब्रांड नाम है वो ऑप्शन देखिए, तो इसका ब्रांड नाम मेक श्योर है। तो ये आपको यहाँ से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार ने उपक्रम HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने कोविड-19 के लिए एक तीव्र एंटीबॉडी निदान किट विकसित किया। किट का उपयोग करके मरीजों के नमूनों से 15 से 20 मिनट में परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कहा गया कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान यानी 5Ts प्लान जो लाया गया था, 5 प्रकार का टी बताया गया था किनके द्वारा? तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया गया, तो किनके द्वारा? तो नई दिल्ली में केजरीवाल भी। अब चलिए 5 जो टी है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें जो 5T है उसमें देखिए पहला टी का मतलब क्या है? टेस्टिंग यानी कि परीक्षण, फिर ट्रेसिंग है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, और नेक्स्ट वाला है टीम वर्क, और जो लास्ट वन है वह है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये सारे आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE के इनोवेशन सेल द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो देखिए निष्कर्ष, उत्कर्ष, समाधान या A+B दोनों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा समाधान। 7 अप्रैल 2020 को केंद्रीय, तो इसका आप आंसर टिक कर लीजिए, क्या है? सी, यानी सी में क्या हुआ है? यहाँ पे समाधान है। तो इसका चलिए डिस्क्रिप्टिव को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 7 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक समाधान चैलेंज शुरू किया है। इस ऑनलाइन चैलेंज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेटिव सेल और AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने फोर्स और इनोवेस्क्यूरीज के साथ इसे लॉन्च किया है। तो याद रखना, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार मनाया गया है। कौन सा? तो वर्ल्ड चेगास डिजीज़ डे। जितने भी कीड़े हैं और कीड़े से कुछ एक अलग कीड़े की प्रजाति है उससे रिलेटेड जितने भी बीमारी होते हैं, तो उसके लिए एक जागरूकता दिवस मनाया गया है कि जो लोग उससे ग्रसित हैं एवं जो अन्य लोग जो उससे ग्रसित ना हो, तो उसके लिए यह मनाया गया। तो कब मनाया गया? तो यह 14 अप्रैल को, और यह पहली बार मनाया गया। तो इससे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहा गया कि किस राज्य के खिलाड़ियों ने ज़रूरतमंदों के लिए गेम चेंजर नाम का कोर्स शुरू किया है? तो गेम चेंजर किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र के जो कुछ रणजी के खिलाड़ी थे जो क्रिकेट के, उन्हीं के द्वारा गेम चेंजर लाया गया था। नेक्स्ट है कि नासा ने कब तक मानव पर मानवीय बेस कैंप स्थापित, यानी चांद पर जो मानवीय बेस कैंप लगाएगा, नासा ने ऐसा घोषणा किया है। तो यह 2024 तक नासा ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मानाक ने 2020 के अपने संस्करण में 2019 के प्रदर्शन के लिए 2020 में दिया गया है यह अवार्ड, लेकिन 2019 के प्रदर्शन यानी पिछले साल के लिए दिया गया है। तो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वह इनमें से किन्हें चुना गया? बेन स्टोक्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा या आंद्रे रसल। तो इसके बारे में चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे बेन स्टोक्स को, विराट कोहली हैं जो पिछले 3 बार से इस पुरस्कार को जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी जो बादशाहत है बेन स्टोक्स ने ख़त्म कर दिया है। एवं आंद्रे रसल जो है वेस्ट इंडीज़ के, इन्हें T20 के लिए चुना गया है। एवं अन्य पेरी हैं। तो इसके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है उसमें बताया गया है। जो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर के सारे विजेता हैं, चाहे तो आप फिर से वहां जाकर देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने FIR की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है? लॉकडाउन में लोगों को बाहर
नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसके कारण अगर उस किसी प्रकार का संकट आता है तो वह पुलिस से इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो पुलिस उनके घर पे आकर जो फर्स्ट FIR होता है उसको दर्ज करेगी। तो यह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में रक्षा सर्व ऐप पुलिस द्वारा होम क्वारंटीन व्यक्तियों के लिए कौन सी ऐप विकसित किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऐप नहीं, कौन से राज्य द्वारा। तो किस राज्य द्वारा रक्षा सर्व ऐप को विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत होम क्वारंटीन व्यक्तियों के लिए किया गया है। जो लोग होम क्वारंटीन हैं, जिनको संगरोध में रखा गया है, उनके द्वारा रक्षा सर्व ऐप लाया गया है। तो यह किसके द्वारा लाया गया है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। तो ऐसा गूगल ने किया है। जितने भी दिव्यांग लोग हैं वह इससे आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। 50वां कहा गया कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बाद उपजे हालात में मुश्किल और विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, फिर से याद रखिए, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। तो यह किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन देखिए, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड की सरकार। तो ऐसा राजस्थान की सरकार ने अपने यहाँ के जितने भी लोक कलाकार हैं वह लॉकडाउन की स्थिति में घर पे बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए यह लाया है कि कौन, राजस्थान का सरकार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा #दिल से थैंक यू अभियान चलाया गया है। एक पोस्टर ट्विटर पर आया था जिसमें अक्षय कुमार थे, हाथ में क्या लिए हुए थे, तो एक पोस्टर लिए हुए थे, उसमें लिखा हुआ था #दिल से थैंक यू। इसके अंतर्गत जितने भी नर्स हैं, जितने भी अग्रिम पंक्ति में हमारे लिए खड़े हैं, नर्स, डॉक्टर, पुलिसमैन, सभी को धन्यवाद किया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन है, अक्षय कुमार। 52 नंबर में कहा गया कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण 1 महीने तक आपातकाल लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो ऐसा जापान बन गया है। अभी जापान के बारे में और याद रखिएगा कि जो आपातकाल लगा उसके बाद हर घर वहाँ पे लोगों को पैसा मुहैया कराया जा रहा था सरकार के द्वारा, एवं 2 अच्छे किस्म के मास्क दिए जा रहे थे प्रति व्यक्ति पर। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि किस मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक वेब पोर्टल युक्ति, तो कौन सा वेब पोर्टल यहाँ पे देख सकते हैं, युक्ति। तो यह किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। युक्ति के बारे में डिटेल बता दिया चुका है डेली वाले करंट अफेयर में। हाल ही में किस देश ने क्राकाटाओ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट देखने को मिला। इसे इमेज के माध्यम से हमने दिखाया था कि काफ़ी ऊंचा तक गया था और इसकी आवाज़ भी काफ़ी दूर तक सुनाई पड़ा था, और इसमें काफ़ी बार इस प्रकार की घटना देखने को मिली है। तो यह कहाँ की है, तो इंडोनेशिया की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहा गया है कि हाल ही में IIT के द्वारा IIT के द्वारा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक विकसित किया गया है। तो यह किस IIT के द्वारा किया गया, तो IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाविषुवपना संक्रांति को नववर्ष त्योहार के रूप में कहाँ मनाया गया। तो बताइए, महाविषुवपना संक्रांति कहाँ मनाया गया, तो उड़ीसा में इसे मनाया गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे ही अप्रैल का मंथ खत्म होगा तो ये नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।